Welcome dear students. In three-phase induction machine, today we are going to do problem solving module on losses and efficiency in a three-phase induction motor. After completing this module, you will be able to explain the efficiency characteristic of a three-phase induction motor and you will be able to calculate power, losses and efficiency in a three-phase induction motor. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन पे लॉसेस एंड एफिशिएंसी पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या फिर इन दोनों को मिलाकर के एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है या फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए सब अब कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं और ये देखते हैं कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वो है एक्सप्लेन द एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जैसा कि अभी हमने जस्ट अपने एलएम में डिस्कस किया है एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उसमें हमने देखा कि आपका जो एफिशिएंसी होता है वो हम क्या करते हैं, जो आपका आउटपुट पावर होता है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, उसका रेशियो आपके इनपुट पावर के साथ निकालने पे वो आपका एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सेम डिस्कस कर रहे हैं। तो जनरली अगर देखा जाए कि अगर एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हमने एफिशिएंसी डिस्कस किया है, हमने इस पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था जब हम एलएम डिस्कस कर रहे थे। तो अगर यहां पे आपसे पूछा जा रहा है एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, उस केस में अगर बात की जाए तो अगर आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इनपुट वर्सेस आउटपुट पे अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो आपका एफिशिएंसी कर्व कहलाता है। तो अब अगर बात किया जाए आपके एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो हमने एलएम में डिस्कस किया है कि आपका जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। यानी कि आपने अपने सिस्टम को जितना इनपुट दिया उसमें लॉसेस होने के बाद जो आपके शाफ्ट पे जो आपका आउटपुट पावर बच रहा है, उस आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बीच का जो रेशियो होता है आप उसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो अब अगर बात किया जाए कि एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपसे कोई पूछता है एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक हम इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि जिस टाइम आप अपने मोटर को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए हेवी पावर की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि उस टाइम आपका जो रोटर होता है वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है और रोटर को स्टैंड स्टिल कंडीशन से रोटेटरी कंडीशन में आने के लिए आपको ह्यूज पावर की जरूरत पड़ती है। और इसलिए उस टाइम पे क्योंकि आपका जो मशीन होता है वो हाई लोड करंट ड्रॉ कर रहा होता है, तो उस कारण से भी आपका जो पावर जो इंजेक्शन होता है आपके मोटर में वो ज़्यादा होता है। बट उस कंडीशन पे भी जो आपके लॉसेस होते हैं, लॉसेस जो हमने डिस्कस किए थे, कुछ कांस्टेंट लॉस होते हैं, कुछ आपके वेरिएबल लॉस होते हैं। तो कांस्टेंट लॉस यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कांस्टेंट लॉस आपका होता है विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, क्योंकि आपका जब रोटर एक रोटेशन पे आता है और एक कांस्टेंट स्पीड से अगर वो रोटेट कर रहा है तो आपका फिक्स विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस आपका होता है। साथ ही साथ अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है आपके वाइंडिंग के साथ और अगर वो रोटेट कर रहा है आपका रोटर एक फिक्स स्पीड के साथ, तो जो आपके हिस्टेसिस लॉस और जो एडी करंट लॉस जो आपके इंडक्शन मोटर में होता है, यानी कि जो आयरन लॉस आपके इंडक्शन मोटर में होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो आप इसलिए इसे कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो जितना पावर वो आपका मोटर कंज्यूम करता है उस टाइम में मैक्सिमम जो आपका इनपुट पावर है वो आपके लॉसेस को रिस्पॉन्स करता है और उसके साथ साथ आपका लोड इंक्रीमेंट होता है, यानी कि आपका स्पीड जो इंक्रीज हो रहा है उसके लिए भी पावर कंजम्पशन होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में चूंकि आपके लॉसेस को केयर होता है आपके इनपुट पावर पे वो ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। और अगर स्टार्टिंग के टाइम पे आपकी एफिशिएंसी कम होती है, स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आपकी एफिशिएंसी कम होती है तो उस केस में जो आपका एफिशिएंसी होगा वो इनिशियली कम होता है, ठीक। बट जैसे जैसे आपका इनपुट पावर बढ़ता जा रहा है आपके लॉसेस क्या होते हैं वो घटते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपका इनिशियली जो आपका रोटर
फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, बट जैसे जैसे आपका रोटर अपने रेटेड स्पीड की तरफ बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो रोटर फ्रीक्वेंसी होता है वो रिड्यूस होता जाता है। रोटर फ्रीक्वेंसी के रिड्यूस होने से आपके जो रोटर लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं, यानी कि अब आपका जो पावर इनपुट जा रहा है वहाँ पे लॉसेस के जो शेयर होते हैं वो रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपका मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो इंक्रीज होने लग जाता है। रोटर का एफिशिएंसी इंक्रीज होने के साथ जब फर्दर आपको एक मैक्सिमम आपका एफिशिएंसी मिल जाता है, उस मैक्सिमम एफिशिएंसी के बाद चूंकि अब आपके लोड का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोड के वैल्यू ज़्यादा बढ़ने के कारण आपका जो लोड करंट है वो ज़्यादा इंडक्शन मशीन ड्रॉ करने लग जाता है। और लोड करंट अगर ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है आपके इंडक्शन मशीन में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो कॉपर लॉसेस होते हुए आपके वाइंडिंग में वो इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर आपके कॉपर लॉसेस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के पे बात करें तो फर्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक ये बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका लो होता है बिकॉज ऑफ जो फिक्स्ड लॉसेस होते हैं। फिक्स्ड लॉसेस करने का मतलब जो आपका जो आयरन लॉस ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है और जो विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का होता है वो हाई होता है, यानी कि इनपुट में उसका सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, शेयर होता है, जिसके चलते आपका एफिशिएंसी रिड्यूस कर जाता है। नेक्स्ट आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है। जो आप सेकेंड जो पॉइंट लिखेंगे वो आपका लिखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो एफिशिएंसी होता है वो रैपिडली इंक्रीज करता है और अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है उस टाइम जो आपके फिक्स्ड लॉसेस हैं वो आपके कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड कंडीशन है कि पहले तो वो लो होता है क्योंकि आपका जो जितना इनिशियली जो आपका पावर इनपुट जाता है आपके इंडक्शन मोटर में उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो आपका फिक्स्ड लॉस होता है। बट जैसे जैसे आपका जो लोड बढ़ता जाता है तो एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और वो अपने मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करता है। और जिस टाइम वो मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करता है एट दैट पॉइंट आपका जो फिक्स्ड कॉइल है वो आपके वेरिएबल पॉइंट जो आपका एफिशिएंसी होता है इनिशियली लो होता है क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपका फिक्स्ड लॉस होता है वो आपके इनपुट पावर का मैक्सिमम पार्ट होता है, तो इसलिए आपका जो एफिशिएंसी होता है वो लो होता है। बट इसके बाद आपकी जो एफिशिएंसी है वो रैपिडली इंक्रीज करती है और अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। और जिस टाइम भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है एट दैट टाइम जो आपके फिक्स्ड लॉसेस होते हैं वो वेरिएबल लॉसेस के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अब चूंकि आपका लोड वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो आपके लोड करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। और अगर लोड करंट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके वाइंडिंग के जो कॉपर लॉसेस हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं आपके लोड करंट की वैल्यू पे, तो अगर आपके लोड करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपके जो कॉपर लॉसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगे वाइंडिंग के। और अगर कॉपर लॉसेस यानी कि लॉसेस अगर आपका इंक्रीज हो तो ऑब्वियसली आपके जो एफिशिएंसी है वो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो जो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो आप अपने बताओगे एफिशिएंसी के, वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो जो आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि जब आपका जो एफिशिएंसी अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर ले उसके बाद जो आपके कॉपर लॉसेस है वो रिलेटिवली
हाई होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका लोड बढ़ेगा तो लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा, लोड करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो आपके कॉपर लॉसेस बढ़ेंगे, और वो जो है उसके कारण जो आपकी एफिशिएंसी है वो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी कि जो आपका एफिशिएंसी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्ट। तो जो पॉइंट है आपका एफिशिएंसी जहां पे वैल्यू आपका मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद चूंकि आपके जो लोड वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आपका लोड करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो उससे जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एफिशिएंसी होगा। ठीक है, तो ये जो मेन आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ये तीन है। इसके बाद आप ये बोल सकते हो कि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो अटेन करता है उसके 80 to 95% जब लोडिंग आप उस पर अप्लाई कर देते हो, तो उस कंडीशन में ये अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है। और जनरली अगर बात करें तो आप डिज़ाइन भी उसी लोडिंग पे करते हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली चाहोगे कि जब आप कोई मोटर बना रहे हो तो वो अपने फुल लोड पे काम करे, और जब वो फुल लोड पे काम करे तभी उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको मिलती है। तो आप जब डिज़ाइन करते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी आप डिजाइन करते हैं अपने उसके अबाउट टू फुल लोड पे, क्योंकि एग्जैक्ट फुल लोड पे तो आपके मोटर ऑपरेट होते नहीं, बट अबाउट टू फुल लोड यानी कि 80 to 90% या 95% लोडिंग पे आपका मोटर जनरली ऑपरेट करता है। तो आप जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो डिजाइन करते हैं वो इसी लोडिंग पे डिजाइन करते हैं। तो आप यहाँ पे चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, और आप इस हिसाब से पॉइंट वाइज करके आप अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो स्टूडेंट्स, अब अपने हम सेकेंड न्यूमेरिकल पे आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और वो क्या बोल रहा है कि अ थ्री फेज 400 volt 6 pole 50 hertz induction motor develops mechanical power at 20 kilowatt at 985 rpm. Calculate the rotor copper loss, the total input power, and rotor frequency. The stator loss are equal to 1800 watt. Neglect mechanical losses. ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो बात ये करना है कि आपको दिया हुआ क्या है। तो गिवन दैट क्या है आपको, गिवन दैट जो वोल्टेज है यानी V1 की वैल्यू है वो है 400 वोल्ट, जो पोल दिया गया है वो दिया हुआ है 6 पोल, जो फ्रीक्वेंसी दिया गया आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो है 50 हर्ट्ज, और इंडक्शन मोटर डेवलप्स मैकेनिकल पावर 20 किलोवाट एट 985 आरपीएम। टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अगर बात करें पीएम तो वो है आपका 20 किलोवाट एट स्पीड, यानी कि एन का वैल्यू आपको दे रखा है 985 आरपीएम। फिर बोल रहा है स्टेटर लॉस आर इक्वल टू 1800 वॉट, यानी कि जो आपका स्टेटर लॉस है हम बोल सकते हैं एसएल, पी एस एल इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1800 वॉट। अगर किलोवाट में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं 1.8 किलोवाट। अब सबसे पहला बोल रहा है द रोटर कॉपर लॉस। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहां पे निकाल सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड जो कि होगा 120 एफ बाई पी। तो 120 एफ आपका दिया हुआ है 50 अपॉन पी का वैल्यू है 6 इसे कट करेगा 20 टाइम्स, दैट मीन्स एन एस की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1000 आरपीएम। ठीक है, इसी के साथ अगर हम स्लिप निकालना चाहें तो एस इज इक्वल टू हमें पता है एन एस माइनस एन आर। तो स्लिप की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो एन एस की वैल्यू कितनी है, एन एस की वैल्यू अभी हमने निकाली 1000, एन की वैल्यू दे रखी है 985 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.015 पर यूनिट वैल्यू, ये एस का वैल्यू आ गया। अब बोल रहा था रोटर कॉपर लॉस। जब हम एलएम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने अपने जो रोटर कॉपर लॉस है
उसको निकाला था। तो हम सबसे पहले अगर फर्स्ट के केस में अगर बात करें तो आपका जो रोटर कॉपर लॉस है दैट इज इक्वल टू हम लिखते हैं एस पीजी, लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमें टोटल आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ था वो आप निकालते हो 1 माइनस एस इंटू पीजी। तो यहां से हम पीजी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, पीजी इज इक्वल टू पी एम अपॉन 1 माइनस एस। तो पी एम की वैल्यू दी हुई है 20 किलो वॉट अपॉन 1 माइनस एस की वैल्यू हमने निकाली 0.015। तो यहां पे पीजी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, किलोवाट। तो अगर हमें पीजी का वैल्यू मिल गया तो यहां से हम रोटर कॉपर लॉस निकाल सकते हैं ना, पी आर सी यू इज इक्वल टू एस इंटू पीजी का वैल्यू अभी हमने निकाला 20.30। दैट मीन्स एस का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 0.015 इंटू 20.30 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 किलोवाट। अगर हम इसे वॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा 304.6 वॉट। और यहां पे हमें सबसे पहला आंसर हमें मिल जाता है अपना। नेक्स्ट बोल रहा है द रोटर इनपुट पावर। तो यहां पे एयर गैप पावर हमने निकाल लिया। एयर गैप पावर में अगर हम अपने स्टेटर लॉस को जोड़ दें तो हमारा टोटल रोटर पावर इनपुट हो जाएगा। तो सेकेंड हम निकाल सकते हैं टोटल इनपुट पावर, जिसे हम पी इन से डिनोट कर सकते हैं। और अगर हम पी इन से डिनोट करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी जी प्लस पी एस एल, क्योंकि एयर गैप पावर जो होता है वो रोटर इनपुट होता है और उस रोटर इनपुट में अगर हमने स्टार्टर लॉस को अगर ऐड कर दिया तो आपका इनपुट पावर मिल जाता है। तो अभी हमने जो टोटल एयर गैप पावर है वो निकाल लिया 20/30 प्लस पी एस एल यानी कि आपका स्टार्टर लॉस। और स्टार्टर लॉस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1800 वॉट, 1800 वॉट यानी कि 1.8 किलो वॉट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.8 किलो वॉट। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल इनपुट पावर कितना हो जाएगा, 22.10 किलो वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें इनपुट पावर मिल गया और ये हमारा सेकंड आंसर भी निकल गया। अब थर्ड बोल रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को। ठीक है, तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमें पता है ना, थर्ड बोला जा रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी और रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू एस एफ और एस का वैल्यू क्या है 0.015 हमने अभी निकाला है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 50। तो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपको वो लिख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसके लिए आपको क्या फॉर्मूले बताए गए हैं, क्या डायरेक्टली कोई फॉर्मूला आप यूज करके आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो तो डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज करो, या फिर आपको जो जैसे अब यहाँ पे अगर हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे बोल रहा था रोटर कॉपर लॉस निकालने को। अब रोटर कॉपर लॉस के बारे में जब हम अपने एलएम में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने फॉर्मूला देखा था, वो होता है रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप टाइम ऑफ एयर गैप पावर। बट आपके क्वेश्चन में एयर गैप पावर कहीं पे नहीं दे रखा, लेकिन उसी के जस्ट बाद हमने पढ़ा कि जो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होता है वो होता है 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर। तो अगर हमें टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अगर हमें पता है, स्लिप का वैल्यू अगर हमने निकाल लिया तो एयर गैप पावर निकल जाएगा। यानी सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, स्लिप। स्लिप निकालने के बाद उसके बाद हमें दूसरा काम क्या करना है,
एयर गैप पावर निकला, दैट इज टोटल मैकेनिकल डेवलप्ड अपॉन 1 माइनस एस, तो हमारा एयर गैप पावर आ गया। और अब एयर गैप पावर जैसे निकला तो रोटर कॉपर लॉस के लिए स्लिप और एयर गैप पावर, क्योंकि दोनों अभी हमने निकाला है तो वहां से रोटर कॉपर लॉस निकल जाता है। तो आपको यहाँ पे वही काम करना है जो आपको पढ़ाया गया, उसी बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उसको आप किस हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं वो मेन मुद्दा होता है। और आप जितना इसको सुडौल तरीके से आप इसे यूज करेंगे, आपके एग्जाम में उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें दे रहा है ए 400 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर डेवलप शाफ्ट टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर एट अ रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 हर्ट्ज। कैलकुलेट शाफ्ट पावर एंड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड if the mechanical torque lost in friction and windage is 8 Newton meter. Rotor ohmic loss. Third, power input to motor. Fourth, the motor efficiency in case total stator loss is 500 watt. तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो आपको गिवन है वो आपको सबसे पहले लिख देना है। तो गिवन दैट सबसे पहला क्या, हमें V1 का वैल्यू दिया हुआ है 400 वोल्ट, पोल का वैल्यू दिया हुआ है 6 पोल, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बता रहा है 50 हर्ट्ज, शाफ्ट टॉर्क यानी TSH का वैल्यू दे रखा है 120 न्यूटन मीटर, एट रोटर फ्रीक्वेंसी दे रखा है FR 1.5 हर्ट्ज, और उसके बाद आपको स्टेटर लॉस दे रखा है यानी कि PSL का वैल्यू दे रखा है 500 वॉट। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, शाफ्ट टॉर्क इनटू रोटर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटर। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द रोटर आपके मशीन में कहीं पे, ये आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले स्पीड ऑफ द मोटर निकालना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ द मोटर निकालने के लिए आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा, स्लिप निकालना पड़ेगा, तो जाके आप रोटर स्पीड निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, जो कि होता है 120 F/P। तो 120 F का वैल्यू, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है 50, P का वैल्यू दिया हुआ है 6 120 को कट करता है 20 टाइम में, 20 इंटू 50 आ जाता है 1000। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, रोटर फ्रीक्वेंसी पता है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हमें पता है, FR इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हम यहां से स्लिप निकाल सकते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है 1.5 हर्ट्ज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, तो यहां से आपका जो स्लिप का वैल्यू होगा वो क्या होगा, U। तो अब हमें सिंक्रोनस स्पीड पता चल गया, स्लिप पता चल गया, तो हम निकाल सकते हैं रोटर स्पीड। और रोटर स्पीड हमने बहुत बार डिराइव किया है कि S इज इक्वल टू NS माइनस एन अपॉन NS, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एन अपॉन NS, और वहां से अगर n अपॉन NS करते हैं तो 1 माइनस S हो जाता है, तो n इज इक्वल टू होता है 1 माइनस S इंटू NS। तो हम डायरेक्टली अब उस फॉर्मूले को अगर लिखें कि n इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS, तो यहाँ पे 1 माइनस S का वैल्यू हमें पता है 0.03, और NS का वैल्यू अभी हमने निकाला 1000, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.97 इंटू 1000, और 1000 0.97 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो रोटर स्पीड आएगा वो आएगा 970 आरपीएम। ठीक है, तो अब सबसे पहला हमें क्या निकालना है, शाफ्ट पावर। तो शाफ्ट पावर निकालने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, शाफ्ट पावर निकालने के लिए क्या होता है, PSH इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ता है TSH इंटू ओमेगा M। लेकिन ओमेगा M यहाँ पे क्या है, आपके रोटर स्पीड का एंगुलर स्पीड, रोटर का आपका एंगुलर स्पीड होता है। तो अगर ओमेगा M आपके रोटर का एंगुलर स्पीड है तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि TSH
इंटू 2πn/60 एंगुलर स्पीड को हम इसे लिख सकते हैं TSH। TSH का वैल्यू कितना है 120 न्यूटन मीटर इंटू 2π n का वैल्यू हमने अभी कितना निकाला 970 RPM अपॉन 60, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा तो टोटल शार्ट पावर कितना आ गया 12,189.38। अगर हम चाहें तो इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 12.189 किलोवाट। ठीक है, तो ये हमारा शार्ट पावर निकल गया। बट फर्स्ट में बोल रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इफ द मैकेनिकल टॉर्क लॉस्ट इन फ्रिक्शन एंड विंडेज इज 8 न्यूटन मीटर। तो यहां पे अगर हम रोटेशनल लॉस निकालें रोटेशनल अगर इससे बोला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू टी एफ प्लस डब्ल्यू इंटू ओमेगा एम। ठीक, और टी एफ प्लस डब्ल्यू इंटू ओमेगा एम का वैल्यू दिया हुआ है 2πn/60। तो रोटेशनल लॉस हम कितना निकाल सकते हैं टी एफ प्लस डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 8 न्यूटन मीटर इंटू 2π इंटू एन का वैल्यू हमने निकाला 970 अपॉन 60। तो टोटल रोटेशनल जो लॉस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 812.62 वॉट। तो अब यहां पे हमें शार्ट पावर मिल गया। शार्ट पावर में अगर हम टोटल रोटेशनल लॉस ऐड कर देते हैं तो आपका वो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होगा। तो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, अगर इसे PM बोले दैट इज इक्वल टू P शाफ्ट प्लस P रोटेशनल, देन PM इज इक्वल टू शाफ्ट जो पावर है वो क्या होगा 12,189.38 और जो रोटेशनल पावर है वो क्या होगा 812.62 वॉट। तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा 13,002 वॉट। आपका टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन की जो दो पैरामीटर्स निकालने को बोला गया था, एक आपका शाफ्ट पावर निकालने को कहा गया था वो हमने निकाल लिया, फिर हमने मैकेनिकल पावर डेवलप्ड निकालने को बोला गया वो हमने निकाल लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने अपना पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने निकाल लिया, शार्ट पावर भी निकाल लिया और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड भी निकाल लिया। अब आपसे बोल रहे हैं रोटर ओमिक लॉस। ठीक, तो रोटर ओमिक लॉस इज इक्वल टू स्लिप टाइम ऑफ एयर गैप पावर, है ना, और एयर गैप पावर इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अपॉन 1 माइनस एस। तो हमें एस और टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड पता है, तो एयर गैप पावर निकल जाएगा, और एयर गैप पावर निकल गया तो रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा। तो थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं। तो आपके क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो आपको निकला रोटर कॉपर लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा एयर गैप पावर दैट इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अपॉन 1 माइनस एस। तो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अभी हमने निकाला 3000
2 अपॉन 1 माइनस एस का वैल्यू हमें पता है 0.03। ठीक है, तो अब यहां पे हमें एयर गैप पावर मिल जाएगा और वो कितना मिलेगा 13,404.12 वॉट। ये हमें एयर गैप पावर मिल गया। अब अगर हमें एयर गैप पावर मिल गया तो टोटल जो रोटर कॉपर लॉस है, जिसे हम लिखते हैं PRCU से, वो क्या हो जाएगा स्लिप टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर। स्लिप का वैल्यू था 0.03, एयर गैप पावर अभी हमने निकाला 13,404.12, तो हमारा जो टोटल रोटर कॉपर लॉस है वो कितना हो जाएगा 0.12। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था अपने क्वेश्चन का, जो हमें डिटरमाइन करना था, वो निकल कर आ जाता है 402.12। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे सेकेंड रोटर ओमिक लॉस भी निकाल लिया। अब बोल रहे हैं थर्ड, क्या बोल रहे हैं, आपका पावर इनपुट टू मोटर निकालना है, टोटल पावर इनपुट टू मोटर निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, एयर गैप पावर में अगर हमने स्टेटर लॉस को ऐड कर दिया तो वो टोटल इनपुट पावर होगा। तो एयर गैप पावर अभी हमने जस्ट निकाला है और यहाँ पे हमें स्टेटर लॉस दिया हुआ है 500 वॉट, तो हम आसानी से इस वैल्यू को एयर गैप पावर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा इनपुट पावर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है मोटर एफिशिएंसी। ठीक, तो थर्ड पार्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है टोटल पावर इनपुट टू द मोटर। पावर इनपुट टू मोटर, तो पावर इनपुट टू मोटर क्या है, P इन, दैट इज इक्वल टू कितना पावर इनपुट देंगे हम, एयर गैप पावर प्लस स्टेटर लॉस। एयर गैप पावर अभी हमने निकाला 13,404.12 और जो स्टेटर लॉस है वो दिया हुआ है 500 वॉट। तो जो टोटल पावर इनपुट होगा वो क्या हो जाएगा 13,904.12 वॉट। ठीक है, तो यहां पे हमें अपना तीसरा पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिटरमाइन हमने कर लिया। अब चौथा क्या बोल रहा है, आपके मोटर का एफिशिएंसी बताना है, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्थ हमें निकालना है। एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, और एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर अगर हम बात करें तो वो होता है पी आउट यानी शार्ट पावर अपॉन पी इन यानी इनपुट पावर इनटू 100। तो टोटल एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू शार्ट पावर। शार्ट पावर अभी हमने कितना निकाला था 12,189.38 अपॉन, अभी टोटल इनपुट पावर हमने निकाला 13,904.12 और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल एफिशिएंसी पता चल जाएगा 67। और ये हमारा चौथा और लास्ट जो क्वेश्चन का पार्ट था जिसे हमें डिटरमाइन करना था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो वैल्यू सबसे पहले दिया गया उसके बाद हमें क्या निकालना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो हमें निकालना है, और फिर पॉइंट वाइज आप निकालते चले जाओ, आपके आंसर्स आ जाएंगे नीट एंड क्लीन। आप अपने जो आंसर लिखोगे वो आपकी कॉपी में होगा तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर इज रेटेड 25 किलोवाट 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज ऑन फुल लोड इट ड्रॉज
28.7 kilowatt with line current 50 ampere and runs at 720 rpm. Then calculate the slip, the power factor and the efficiency. तो अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये जो 25 किलोवाट दिया हुआ है ये आपका टोटल आउटपुट पावर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ऑन फुल लोड इट ड्रॉज 28.7 किलोवाट, यानी कि एट फुल लोड ये जितना आपका मोटर पावर इनपुट ले रहा है वो ले रहा है 28.7 किलोवाट। बट जो आपको पावर रेटेड पावर कहने का मतलब वो आउटपुट पावर ऑफ द मोटर होगा वो होगा 25 किलोवाट, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे पहले तो एफिशिएंसी जो होगा वो क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, सिंपली यहां से निकल सकता है। पावर फैक्टर निकालने की बात कर रहे हैं या फिर स्लिप की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पे हमें करना क्या है, गिवन दैट। तो आपके न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, आपको पावर आउटपुट बता दिया गया 25 किलोवाट, उसके बाद वोल्टेज V1 बता दिया गया 440 वोल्ट, उसके बाद आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी बता दिया गया 50 हर्ट्ज, उसके बाद आपको इनपुट पावर बता दिया गया जो कि है 28.7 किलोवाट, है ना। और यहां पे आपको लाइन करंट भी बता दिया जा रहा है 50 एम्पियर, और स्पीड ऑफ द मोटर तो बता ही रहा है 720 आरपीएम, ठीक है। तो अब यहां पे हम अगर लाइन करंट दे रखा है तो हम उस हिसाब से हम इसे लाइन वोल्टेज मान के चलते हैं, ठीक है। जो हमने V1 माना था पहले उसे हम लाइन वोल्टेज मान के चलते। तो ये सारे हमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं स्लिप निकालने को, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे अगर देखा जाए तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक, लेकिन नंबर ऑफ पोल्स नहीं बता रहा। लेकिन हमें जब तक अपना जो सिंक्रोनस स्पीड है वो नहीं पता चलेगा तो हम अपने स्लिप नहीं निकाल सकते। तो यहां पे हमें स्लिप निकालने के लिए हमें सिंक्रोनस स्पीड निकालना पड़ेगा। सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और नंबर ऑफ पोल चाहिए। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, बट आपको नंबर ऑफ पोल नहीं दे रखा। लेकिन हमें यह पता होता है ना कि जब आपका मोटर फुल लोड पे होता है तो आपके सिंक्रोनस स्पीड और जो आपका रोटर स्पीड होता है उन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है, और वही डिफरेंस आपका स्लिप कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो इंडक्शन मोटर है वो आपके सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट तो नहीं करता बट अबाउट टू सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करता है। तो अब यानी कि यहां पे हमें नंबर ऑफ पोल वो चूज करना है जो 720 जो कि आपके रोटर स्पीड है उसके अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर जो आ रहा है सिंक्रोनस स्पीड वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर देखो, अगर सपोज मान लेते हैं हमने जो नंबर ऑफ पोल लिए अगर वो 6 लेते हैं, तो नंबर ऑफ पोल अगर 6 लिया, इफ P इज इक्वल टू 6, तो इस केस पे जो सिंक्रोनस स्पीड हम निकालेंगे यानी कि 120 F/P, तो इस केस में क्या होगा 120 into 50 अपॉन P। अगर हमने 6 लिया है तो ये 6 इसे कट करेगा 20 टाइम्स में, दैट मीन्स कि जो सिंक्रोनस स्पीड है उसकी वैल्यू आ रही है 1000 आरपीएम, बट हमें रोटर स्पीड जो दे रखा है वो दे रखा है 720 आरपीएम। इस केस में तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि स्लिप का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो फुल लोड पे आपके सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड पे रोटेट करता है ना, अबाउट टू सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट करता है, बट यहाँ पे गैप ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि हमें नंबर ऑफ पोल्स इससे ज़्यादा लेना पड़ेंगे। नंबर ऑफ पोल जो लेते हैं हम ऑलवेज इवन नंबर पे लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम मान के चलें कि इफ P इज इक्वल टू 8, P 8 लेने पे जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड आएगा वो आएगा 120 F/P एंड 120 F की वैल्यू है 50, P की वैल्यू है 8। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा 750 आरपीएम। तो अब अगर मैं
आपसे बोलूं कि यहाँ पे आपने दो सिंक्रोनस स्पीड निकाले, एक 6 पोल पे जहां पे आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल रहा था 1000 आरपीएम, दूसरा 8 पोल पे जहां पे आपको सिंक्रोनस स्पीड मिल रहा था 750 आरपीएम। तो अब अगर देखा जाए तो फुल लोड पे आपका जो रोटर स्पीड होता है वो सिंक्रोनस स्पीड के बहुत नजदीक होता है। तो अगर देखा जाए तो इस इंडक्शन मोटर के जो नंबर ऑफ पोल है वो 8 होने चाहिए। दैट मीन्स 6 वाला हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, यानी मान के चलना पड़ेगा कि जो आपका इंडक्शन मोटर है वो 8 पोल का मशीन है। तो यहां से हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाल लिया। अब अगर हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाल लिया तो आसानी से स्लिप निकाल सकते हैं ns माइनस एन अपॉन ns करके, और ns का जो वैल्यू है वो अभी हमने निकाला 750, n का जो वैल्यू है वो है 720 अपॉन 750। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 0.04 pu। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट जो पैरामीटर जिसको हमें डिटरमाइन करना था आपके क्वेश्चन के हिसाब से वो हमने डिटरमाइन कर लिया, और वो है आपका स्लिप। तो फर्स्ट ये निकल जाता है। सेकेंड बोल रहा है द पावर फैक्टर। अब अगर हम बात करें पावर फैक्टर किसका, आपके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो एंगल होता है उसे पावर फैक्टर एंगल कहेंगे, और उसका कोसाइन फंक्शन ही आपका पावर फैक्टर कहलाएगा। दैट मीन्स कि अगर हम सेकेंड केस अगर निकलना चाह रहे हैं तो हम कह सकते हैं ना कि जो आपका पावर इनपुट होगा दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन करंट एंड cos फाई। और यहां पे जो cos फाई है वही आपका पावर फैक्टर होगा। तो हम आसानी से यहां पे लिख सकते हैं cos फाई इज इक्वल टू पी इन अपॉन √3 VLIL। तो P इन का वैल्यू कितना होगा 28.7 अपॉन √3 VL का वैल्यू कितना है 440, IL का वैल्यू है 50, देन cos फाई का वैल्यू क्या होगा। यहां पे जो P इन है वो आपका क्या है किलोवाट में दिया हुआ है, बट आपके वोल्टेज और करंट का जो यूनिट है वो वोल्ट एंड एम्पियर है। तो उस केस में इसे भी हमें वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस केस में जो आपका cos फाई का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.753 लैगिंग। तो हमने सेकेंड जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव कर लिया, फर्स्ट हमने पहले अचीव कर लिया था। अब थर्ड बोल रहा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट अपॉन पी इन 200। पी आउट की वैल्यू है 25, पी इन की वैल्यू है 28.7 into 100। तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकल कर आएगा 87.11%। और ये हो जाता है हमारा थर्ड आंसर। ये था हमारा, और जो भी हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा गया था वो हम आसानी से निकाल सके। So students, I hope now you are able to explain the efficiency characteristic of a three-phase induction motor, and you are able to calculate the power, losses and efficiency in a three-phase induction motor. I hope कि एग्जामिनेशन में अब इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है then you are able to explain it very well and get very good marks.